नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने हिंदी साहित्यिक पुरस्कारों से जुड़ी जानकारी का एक कह सकते हैं एक दिलचस्प ढेर है। मतलब नामों की, तारीखों की, किताबों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन आज हम सिर्फ ये लिस्ट पढ़ने नहीं वाले। हमारा मिशन थोड़ा अलग है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पुरस्कार असल में हैं क्या। क्या ये सिर्फ लेखकों को मिलने वाले इनाम है, या फिर ये वो आईने हैं जो हमें बताते हैं कि एक समाज के तौर पर हम किन कहानियों को, किन विचारों को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हर पुरस्कार अपने आप में एक कहानी कहता है। कोई पुरस्कार लेखक के पूरे जीवन की साधना को सलाम करता है, तो कोई उस एक साल की सबसे तीखी, सबसे जरूरी आवाज को पहचानता है। ये पुरस्कार साहित्य का स्टॉक मार्केट भी है एक तरह से। ये बताते हैं कि कौन से लेखक और कौन सी विधाएं चलन में हैं। तो चलिए इस दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इन सम्मानों के पीछे छुपा क्या है। तो फिर सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित नाम से ही शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका जिक्र इन नोट्स में बार बार आया है। 1961 में साहू शांति प्रसाद जैन के परिवार ने इसकी शुरुआत की थी। इसका वजन इतना ज्यादा क्यों महसूस होता है? इसका वजन इसलिए है क्योंकि इसे भारतीय साहित्य का शिखर माना जाता है। हमारा साहित्यिक माउंट एवरेस्ट कह सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये आम तौर पर किसी एक किताब के लिए नहीं है। ये लेखक के साहित्य में जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है। एक तरह का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये। अच्छा, तो ये लेखक के पूरे सफर को सम्मानित करता है। जैसे हमारे नोट्स में जिक्र है कि 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए मिला, दिनकर को उर्वशी के लिए, अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। लेकिन फिर एक नाम आता है, नरेश मेहता का, जिन्हें उनके संपूर्ण कृतित्व के लिए यह पुरस्कार मिला। और यही इसका असली मकसद है। बिल्कुल। शुरुआती कुछ सालों में ये किसी एक कृति के लिए दिया गया, लेकिन बाद में इसका स्वरूप लेखक के समग्र योगदान को सम्मानित करने का हो गया है। जब आप किसी को संपूर्ण कृतित्व के लिए सम्मान देते हैं तो आप सिर्फ उनकी किताबों को नहीं, आप उनकी पूरी साहित्यिक दृष्टि को, भाषा को दिए उनकी योगदान को सलाम कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब बड़े नामों के बीच इन नोट्स में एक बात है जो मुझे सच में चौंका रही है। दो नाम इस लिस्ट से गायब है, मुंशी प्रेमचंद और नागार्जुन। हिंदी साहित्य के दो सबसे बड़े स्तंभ, उन्हें ज्ञानपीठ क्यों नहीं मिला? और यहीं पर यह चर्चा दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक सवाल है। देखिए, प्रेमचंद का निधन तो पुरस्कार की स्थापना से बहुत पहले हो गया था, तो वो तकनीकी रूप से दौड़ में नहीं थे। लेकिन नागार्जुन ये सवाल उठाता है कि क्या साहित्यिक पुरस्कार हमेशा समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, या वो भी अपने दौर की पसंद, नापसंद, साहित्यिक गुटबाजी और विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। ये तथ्य हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी इतिहास का फैसला किसी भी पुरस्कार समिति के फैसले से बड़ा होता है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। तो ज्ञानपीठ लेखक के पूरे जीवन के काम को सलाम करता है, लेकिन हर साल जो इतनी बेहतरीन किताबें छपती हैं उनका क्या? मुझे लगता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार की भूमिका शायद वहीं से शुरू होती होगी, है ना? वो हर साल के बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुनता है। एकदम सही पकड़ा आपने। साहित्य अकेडमी, जिसकी शुरुआत 1955 में हुई, उसका कैनवस बहुत बड़ा और अलग है। ये हर साल भारत की कई मान्यता प्राप्त भाषाओं में दिया जाता है और इसका फोकस किसी एक उत्कृष्ट कृति पर होता है। अगर ज्ञानपीठ हॉल ऑफ फेम है तो साहित्य अकेडमी उस साल का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात जो हमारे नोट्स में है कि भोजपुरी भाषा में ये पुरस्कार नहीं दिया जाता क्योंकि वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ये दिखाता है कि इन पुरस्कारों की अपनी संवैधानिक और प्रशासनिक सीमाएं भी हैं। और इसके विजेताओं की लिस्ट में भी कमाल की विविधता है। एक मिनट, यहाँ नोट्स में कुछ ऐसा है जिसने मेरा ध्यान खींचा। 1963 में साहित्य अकेडमी अमृत राय को मिला अपनी किताब प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए। एक बेटे को अपने पिता पर लिखी जीवनी के लिए इतना बड़ा सम्मान, ये तो सिर्फ कविता कहानी से बहुत आगे की बात हो गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि साहित्य अकादमी विधाओं को लेकर कितना खुला है। जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, इन सब को यहाँ जगह मिलती है। और फिर एक और अनोखा उदाहरण हमारे स्रोतों में है कवि नागार्जुन का, जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। उन्हें हिंदी के लिए तो नहीं, पर मैथिली भाषा में लिखी उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अरे, ये तो कमाल है। एक ही लेखक की पहचान कई भाषाओं में हो सकती है और उसे सम्मान भी अलग अलग भाषाओं के लिए मिल सकता है। ये भारत की भाषाई सच्चाई का कितना बड़ा सबूत है।
एक लेखक की पहचान कितनी परतदार होती है, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सही कहा। और ये लिस्ट आगे बढ़ती रहती है। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन की मिट्टी की बारात को मिला, और हाल ही में 2024 में गगन गिल की कविता मैं जब तक बाहर आई को ये पुरस्कार अपनी निरंतरता और प्रासंगिकता दोनों बनाए हुए है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी दोनों सरकारी पहले हैं, लेकिन साहित्य की दुनिया सिर्फ सरकार के भरोसे तो नहीं चलती होगी। हमारे नोट्स में एक बड़े निजी संस्थान का नाम बार बार आ रहा है, के बिरला फाउंडेशन और उनका व्यास सम्मान। जी, और ये एक बहुत जरूरी पहलू है। 1991 में के बिरला फाउंडेशन के आने से साहित्यिक पुरस्कारों की दुनिया में एक नई ऊर्जा आई। व्यास सम्मान खास तौर पर हिंदी के लिए है, और इसकी एक शर्त है जो इसे बहुत दिलचस्प बनाती है। ये पिछले 10 सालों में छपी किसी बेहतरीन हिंदी कृति को ही दिया जाता है। इसका मतलब इसका फोकस पूरी तरह से समकालीन लेखन पर है। तो ये नए और हाल के लेखन को सामने लाता है। सूची में कुछ नाम हैं जो इस बात की गवाही देते हैं। नरेंद्र कोली का न भूतो न भविष्यति एक बिल्कुल अलग तरह का ऐतिहासिक उपन्यास, ममता कालिया का दुखम सुखम जो आज के पारिवारिक रिश्तों की कहानी कहता है, और श्रीलाल शुक्ल का बिसरामपुर का संत जो अपने व्यंग के लिए जाने जाते हैं। ये सम्मान वाकई आज के साहित्य की नब्ज पकड़ रहा है। और इसके पहले विजेता थे रामविलास शर्मा, जो हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष माने जाते हैं। तो पहले ही पुरस्कार से फाउंडेशन ने ये साफ कर दिया था कि वो गंभीर और प्रभावशाली साहित्य को ही महत्व देंगे। इन 3 बड़े पुरस्कारों के अलावा हमारे नोट्स में राज्य सरकारों और कुछ खास विषयों पर केंद्रित पुरस्कारों का भी जिक्र है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सिर्फ दिल्ली में तय नहीं होता कि कौन बड़ा लेखक है, बल्कि देश के अलग अलग कोनों में भी साहित्यिक केंद्र हैं। बिल्कुल, और ये भारतीय साहित्य की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसे साहित्यिक विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। राज्य सरकारें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने लेखकों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार देती हैं, और इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार का काम बहुत उल्लेखनीय है। हाँ, नोट्स में इसका जिक्र है, शरद जोशी सम्मान जो व्यंग्य के लिए दिया जाता है। ये दिलचस्प है, व्यंग्य के लिए एक अलग से पुरस्कार क्यों? क्या इसका मतलब यह है कि मुख्यधारा के पुरस्कार व्यंग्य को उतनी गंभीरता से नहीं लेते? ये एक बेहतरीन सवाल है। अक्सर व्यंग्य को हल्की फुल्की विधा मान लिया जाता है, जबकि वो समाज पर सबसे तीखी टिप्पणी करता है। शरद जोशी के नाम पर एक राष्ट्रीय सम्मान देकर मध्य प्रदेश सरकार ने न सिर्फ एक महान व्यंग्यकार को इज्जत दी, बल्कि पूरी व्यंग्य विधा को वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हकदार है। इसके अलावा वे मैथिली शरण गुप्त सम्मान और दार्शनिक लेखन के लिए कबीर सम्मान भी देते हैं, जो उनकी साहित्यिक दृष्टि की गहराई को दिखाता है। और ये सिलसिला दूसरे राज्यों में भी दिखता है। बिहार सरकार का राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान है, और उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा सम्मान भारत भारती है, जो हमारे नोट्स के मुताबिक 2021 में डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला। ये पुरस्कार उस राज्य की साहित्यिक पहचान को मजबूत करते हैं। अब वापस के बिरला फाउंडेशन पर आते हैं, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ व्यास सम्मान पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल। वो 3 और बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार देते हैं जो उनकी सोच को दिखाते हैं। एक है सरस्वती सम्मान। इसका कैनवस व्यास सम्मान से भी बड़ा है। ये किसी भी भारतीय भाषा की उत्कृष्ट कृति को दिया जा सकता है। और इसके पहले विजेता का नाम देखकर तो मैं हैरान रह गया, हरिवंश राय बच्चन, और किसी कविता के लिए नहीं, बल्कि उनकी आत्मकथा के लिए। हाँ, उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं से लेकर 10 द्वार से सोपान तक के लिए। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था। पहला ही पुरस्कार एक आत्मकथा को देना ये बताता है कि फाउंडेशन साहित्य को संकीर्ण दायरों में नहीं देखता। गद्य के इस विधा को उपन्यास और कविता के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। और उनके बाकी 2 पुरस्कार कौन से हैं? वो भी इतने ही अनोखे हैं। बिल्कुल। दूसरा है बिहारी पुरस्कार। ये और भी ज्यादा केंद्रित है। ये सिर्फ राजस्थान के लेखकों को उनकी हिंदी या राजस्थानी कृति के लिए दिया जाता है। ये एक क्षेत्र विशेष की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच देने का एक शानदार मॉडल है। और तीसरा है वाचस्पति पुरस्कार, जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में लिखे गए कामों के लिए है। कमाल है। मतलब एक ही संस्था, हिंदी यानी व्यास सम्मान, सभी भारतीय भाषाएं यानी सरस्वती सम्मान, एक क्षेत्रीय भाषा बिहारी पुरस्कार के तहत राजस्थानी, और एक शास्त्रीय भाषा वाचस्पति के तहत संस्कृत,
सबको एक साथ साध रही है। हाँ, ये तो अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। यही उनकी खासियत है। उन्होंने भारतीय साहित्य के हर स्तर को सम्मान देने की कोशिश की है, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और शास्त्रीय। चलिए अब कुछ और पुरस्कारों पर नजर डालते हैं जो इन नोट्स में हैं, लेकिन जिनकी चर्चा कम होती है। हाँ जैसे एक नाम है शलाका सम्मान। जी, ये दिल्ली हिंदी अकेडमी का सर्वोच्च सम्मान है और इसकी पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है, जो इसके महत्व को बताती है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे राज्यों की राजधानियों की अपनी अकादमियां भी साहित्य को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। ये सिर्फ केंद्र सरकार या बड़े फाउंडेशन का ही काम नहीं है। एक और नाम है जो साहित्य से थोड़ा अलग है, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। हमारे स्रोत बताते हैं कि यह पत्रकारिता के लिए है। साहित्य और पत्रकारिता का क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। गणेश शंकर विद्यार्थी खुद एक निडर पत्रकार और आजादी के सिपाही थे, जिनकी कलम में साहित्य की धार थी। उनके नाम पर पुरस्कार देकर पत्रकारिता के उन ऊंचे आदर्शों को सम्मानित किया जाता है जहां सच लिखने की हिम्मत और भाषा की ताकत एक साथ मिलती है। ये याद दिलाता है कि अच्छी पत्रकारिता भी एक तरह का साहित्य ही है। और एक पुरस्कार ऐसा भी है जो इन सब से अलग है। इसका आधार सिर्फ साहित्यिक कला नहीं बल्कि नैतिक मूल्य हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार। नोट्स के मुताबिक ये उन किताबों को दिया जाता है जो सत्य और अहिंसा जैसे भारतीय जीवन मूल्यों को बढ़ावा देती हैं। ये तो बहुत ही अनूठी सोच है ना? ये पुरस्कार साहित्य अकादमी ही देती है और ये साहित्य को सिर्फ मनोरंजन या कला की वस्तु नहीं मानती, बल्कि उसे एक सामाजिक और नैतिक शक्ति के रूप में देखती है। एक तरह से ये साहित्य में गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने जैसा है। ये उन लेखकों को सम्मानित करता है जिनका काम समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। और जाहिर है हम उस सम्मान को नहीं भूल सकते जिसने भारतीय साहित्य को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। नोबेल पुरस्कार जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। बिल्कुल। हालांकि वो कोई भारतीय पुरस्कार नहीं है, लेकिन टैगोर को मिले उस नोबेल ने भारतीय लेखकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और दुनिया का ध्यान हमारी भाषाओं के समृद्ध खजाने की तरफ खींचा। वो एक शुरुआत थी। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो क्या कहेंगे? हमने ज्ञानपीठ के शिखर से लेकर बिहारी पुरस्कार की क्षेत्रीय जड़ों तक और व्यंग के लिए शरद जोशी सम्मान से लेकर पत्रकारिता के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार तक का सफर तय किया। सार ये है कि भारत का साहित्यिक पुरस्कार जगत बिल्कुल भारत जैसा ही है, विविध, बहुस्तरीय और विकेंद्रीकृत। यहाँ कोई एक अकेली सत्ता नहीं है जो तय करे कि अच्छा साहित्य क्या है। यहाँ केंद्र सरकार की अकादमियां हैं, के बिड़ला जैसे दूरदर्शी निजी फाउंडेशन है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें हैं जो अपनी अपनी मशाल जलाए हुए हैं। ये सब मिलकर भारतीय साहित्य के विशाल वृक्ष को सींचते हैं और उसे फलने फूलने का मौका देते हैं। चलते चलते हमारे श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकें। एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है वो ये है कि इन सभी पुरस्कारों और सम्मानों के बावजूद क्या आज का साहित्य समाज पर वैसा ही असर डाल पा रहा है जैसा प्रेमचंद या दिनकर के समय में डालता था? और ये पुरस्कार आखिर किसके लिए है? क्या ये सिर्फ लेखकों को सम्मानित करने की एक व्यवस्था है या ये हम जैसे पाठकों के लिए एक गाइड का काम भी करते हैं जो हमें बताते हैं कि इस किताबों के महासागर में कौन से मोती छिपे हैं जिन्हें हमें जरूर पढ़ना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।